गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग एंड माय फेसबुक पेज राजेश प्रसाद। इस वीडियो में आपको हम आज बताने वाले हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो जाना जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए एक छोटा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको जानना होगा, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए एरिया वेक्टर का जानकारी होना चाहिए। अब ये एरिया वेक्टर होता क्या है? तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन फिर सर यहाँ पर आपने एरिया वेक्टर क्यों नाम दिया है? कुछ कुछ सर्टेन कंडीशन में हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कराते हैं, मान लेते हैं। क्या कंडीशन सर? कैसा कंडीशन? तो कहता है when the area of a surface is very small, then it is considered as, कंसीडर कर लेते हैं, मान ले, होता नहीं है, it is considered as a vector known as area vector। और भाई जब इसको हम लोग वेक्टर मान लिए हैं, वेक्टर के जैसा ट्रीट कराएंगे, तो फिर इसका एक डायरेक्शन भी तो हुआ होगा। क्या डायरेक्शन सर? क्या डायरेक्शन सर? तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज किधर? नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। यानी कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जिस सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, उस सरफेस पर नॉर्मली और आउटवर्ड। जैसे ये इस डिजिटल बोर्ड के, ये मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड का इतना एरिया, इसका अगर एक छोटा सा एरिया का बात करें, देन दिस एरिया, स्मॉल एरिया is known as area vector and the direction of this small area vector ds, इसको ds से दिखाएंगे, किधर होगा इसका डायरेक्शन? तो सर इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, इस बोर्ड पर, इस डिजिटल बोर्ड पर परपेंडिकुलर और किधर सर? आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज द कंसेप्ट। एरिया वेक्टर इज ए कंसेप्ट। एरिया वास्तव में एरिया होता एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम किसी सरफेस के एक छोटे से एरिया की बात करेंगे, देन इट इज ट्रीटेड एज, कंसिडर्ड एज, इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं वेक्टर के जैसा, होता नहीं है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये वास्तव में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब वो उस छोटे से एरिया की बात करते हैं ना, तब हम उसको वहाँ पर एक वेक्टर मान लेते हैं। और जब इसको हम वेक्टर मानते हैं तो इसका एक डायरेक्शन होगा, किधर? नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस।
जिस सरफेस का हम एरिया वेक्टर ले रहे हैं उस सरफेस पर नॉर्मली, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान सा चीज है, लेकिन इस फ्लक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये जो फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम है एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, इससे जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में रहना ही रहना है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका कंसेप्ट, एरिया वेक्टर, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux over a surface is defined as the total number of electric field lines, total number of electric field lines passing through the surface, लेकिन कैसे? एक कंडीशन है कि भैया जो भी फील्ड लाइंस है सरफेस से जो पास करेगा वो नॉर्मली पास करना चाहिए। पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, ये कंडीशन है। मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए भाई समझते हैं। मान लिया जाए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कीजिए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई भी सरफेस को रखिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, एक सरफेस को रखना है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है सर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ये अब एरो इधर दिखा रहे हैं, एरो इधर लगा हुआ है, यानी जो भी फील्ड है उसका पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव, यानी दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई सरफेस रख दीजिए भाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना एक सरफेस रख दीजिए। ये हमने एक सरफेस रख दिया, तो अब इस सरफेस से कितना लाइन पास कर रहा है इसकी संख्या को द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल के रूप में देखें तो सर एक लाइन पास किया, दो लाइन पास किया, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, सर पांच लाइन पास कर रहा है, तब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5। सिंपली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पासिंग थ्रू ए सरफेस। सबसे पहले नॉर्मली का जो कंडीशन है उसको बाद में जानते हैं, पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि फ्लक्स क्या है। तो किसी सरफेस को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ये तो गिनती करने की चीज है। गिनती कर लिए 1 2 3 4 5, तो सर 5 लाइन पास कर रहा है, देन इट इज द फ्लक्स। इसी को फ्लक्स कह रहे हैं। आया समझ में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। लेकिन हाँ, अब आता है बात कि सर जो भी फील्ड लाइंस होना चाहिए ना, इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास करना चाहिए ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फील्ड लाइंस जो होना चाहिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब हुआ सर? अब तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब यहां समझिए कि जो फील्ड लाइंस होना चाहिए और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, इस सरफेस के लिए अगर हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर लें, इस सरफेस का अगर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया जाए भाई, ds, अगर इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया जाए तो एरिया वेक्टर तो छोटा ही सा लेंगे ना, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने बताया कि एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। और डिफिनेशन क्या कह रहा है कि फील्ड लाइंस भी नॉर्मल होना चाहिए। फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको दर्शाता है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड को ही दर्शाने का एक पिक्चर है। तो फील्ड लाइंस कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एरिया वेक्टर जो है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है। तो क्या डिफिनेशन हुआ? तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन किधर आएगा जी? इधर, ds का डायरेक्शन। और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर की ओर, यानी कि ये कंडीशन को समझिए। कह रहा है कि फील्ड लाइंस जो है सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तब इस अवस्था में अगर जो फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तब उस स्थिति में जितना लाइन पास कर रहा होगा उस सरफेस से, उसकी संख्या को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, लेकिन नॉर्मली। नॉर्मली कहने का मतलब फील्ड लाइंस नॉर्मल होना चाहिए सरफेस पर, यानी कि फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, और एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होता ही है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और तब जाकर के हमारा इलेक्ट्रिक, तब उस केस में जितना लाइन पास करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? तो सर इसको निकालेंगे कैसे सर? तो डिफिनेशन क्या कर रहा है? संख्या, गिनती कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा मजेदार बात क्या है जानते हैं? फील्ड लाइंस के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, हम बताएं, पिछले वीडियो में हम बताए हैं क्या कि फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। सर आप तो खींच तो दिए, बट फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस होता है ना, इट इज जस्ट ए कंसेप्ट। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो सर इसको गिनती कैसे करेंगे? जब फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है तो गिनती कैसे करेंगे सर? गिनती नहीं ना, जब दिखेगा ही नहीं तो गिनती कैसे होगा? तब
तो फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सोचिए, हम जो फील्ड लाइंस इतना दूर दूर खींचे हुए हैं, हमें हमारा फील्ड लाइंस हम नजदीक नजदीक भी तो खींच सकते थे जी, हैं? हम नजदीक नजदीक भी तो खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, हैं? और नजदीक खींच सकते थे, नहीं खींच सकते थे, हैं? और नजदीक खींच सकते थे, ऐसे खींच सकते थे, ऐसे खींच सकते थे। तो क्या फील्ड लाइंस अपने मन से खींचने का चीज है क्या? है? अपने मन से नजदीक नजदीक कर दिए, अपने मन से दूर दूर कर दिए क्या? ऐसा नहीं ना होगा। फील्ड लाइंस का भी अपना तरीका है, याद कीजिए। नजदीक नजदीक फील्ड लाइंस खींचने का क्या मतलब, दूर दूर फील्ड लाइंस खींचने का क्या मतलब? यानी फील्ड लाइंस के बीच का ये जो गैपिंग है किस बात पर डिपेंड करता है? और गैपिंग डिपेंड करेगा, गैपिंग पर डिपेंड करेगा। अगर फील्ड लाइन से नजदीक नजदीक खींचा हुआ है तो इस सरफेस से ज्यादा लाइन, इस सरफेस से लाइन से ज्यादा पास करेगा, लाइन से ज्यादा पास करेगा यानी फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर फील्ड लाइन से दूर दूर खींचा हुआ है तो सर इसी सरफेस से जब फील्ड लाइन से दूर दूर होगा तो फील्ड लाइंस कम पास करेगा, होगा ना? तो सर ये फील्ड लाइन से नजदीक खींचना और दूर खींचना अपने मन पर डिपेंड करता है कि इसका कोई कंसेप्ट है? फील्ड लाइंस को नजदीक खींचना और दूर खींचना अपने मन पर डिपेंड करेगा कि इसका कोई कंसेप्ट है। बताइए, फील्ड लाइंस के बारे में बता चुके हैं। फील्ड लाइंस कम क्लोजर नियर द चार्ज। नियर द चार्ज का मतलब फील्ड जहां ज्यादा होगा, फील्ड जहां ज्यादा हो। ऐसे एक एग्जांपल, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके एक सिंगल चार्ज का, एक सिंगल चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड खींचिए, सिंगल पॉइंट चार्ज का। ऐसा ही ना खींचाएगा जी। अब मान लिया जाए यहां पर एक सरफेस को हम रखें, हम इतना बड़ा सरफेस, ध्यान देंगे। अब यहां पर जब हम इस सरफेस को रखे हैं तो इससे कितना लाइन पास कर रहा है? 3 लाइन। लेकिन इसी सरफेस को जब हम खींच के यहां ले आएंगे सर, देखिए तो सरफेस यही है लेकिन लाइन वहां कम हो गया सर। क्यों कम हुआ? क्योंकि सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो फील्ड लाइन से दूर दूर हो गया। फील्ड लाइन से दूर दूर हो गया ना, और जब फील्ड लाइन से दूर दूर हो गया तो इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास करा उसका संख्या कम हो गया। तो फिर सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास करेगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि सर वो फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है। तो फील्ड लाइन से नजदीक नजदीक कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम लोग एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस को रखेंगे, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस को रखेंगे तो फील्ड लाइन से ज्यादा पास करेगा यानी फ्लक्स ज्यादा होगा ना। और अगर एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस को रखेंगे तो फील्ड लाइंस कम पास करेगा यानी कि फ्लक्स कम। यानी कि जो फ्लक्स है, किसी सरफेस से जो लाइन पास कर रहा है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है भाई? तो वो सर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा डिपेंड किया? फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, फील्ड कम तो फ्लक्स कम, यानी डायरेक्टली है। ठीक है, इनको गिन नहीं सकते हैं लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि सर जब फील्ड ज्यादा होगा तो लाइन ज्यादा होगा और जब फील्ड कम होगा तो लाइन कम होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली it is measured as the product of electric field and area of the surface. It is denoted by ये सिंबल फाई। सो फाई इक्वल टू क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू क्या, एरिया, यानी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन द फील्ड लाइंस आर नॉर्मल। व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्या, नॉर्मल। जब फील्ड लाइन सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा तब। लेकिन अगर सर फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं हुआ तब सर, अगर फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं हुआ तब, चलिए इसको यहां तक लिखिए, तो क्योंकि जगह उधर बनाएंगे तब ना आगे बात करेंगे। यहां पर लिख देते हैं, इफ द, ये मेन फॉर्मूला आ गया, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट, if the electric field lines are not normal to the surface, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल नहीं होगा तब कैसे फ्लक्स निकालेंगे। ये तो ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल हुआ, यानी कि नॉर्मल होने का मतलब 90 डिग्री नहीं, नॉर्मल होने का मतलब समझिएगा, ई और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में सेम एंगल बन, यानी 0 डिग्री का एंगल बनना है, सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल। एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होगा, कंडीशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल उस सरफेस पर, तो सरफेस का तो एरिया वेक्टर नॉर्मल होता ही है सरफेस पर, और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल, यानी दोनों सेम डायरेक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल नहीं हुआ तब क्या होगा, if the electric field lines are not normal to the surface। चलिए यहां तक लिखते हैं, फिर आगे उधर मिटाएंगे। तब क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं होगा। चलिए अब देखते, लिख लिए ना, पॉज करके लिखिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जगह बना रहे हैं। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर उस सरफेस पर नॉर्मल, जिस सरफेस का फ्लक्स निकालना है, अगर उस पर नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर कैसे। तो कह रहा है अगर सरफेस ऐसे रखा रहे सर, अगर जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल नहीं हुआ, अगर सरफेस ऐसे रखा रहे, देखिए तो एक भी लाइन इससे नॉर्मल नहीं है। अब तो बड़ा समस्या हो गया सर। कोई समस्या नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं हुआ तब भाई फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा बताइए, हैं? तब इस स्थिति में जो डिफिनेशन है उसके अनुसार हम लोग काम कर लेंगे। डिफिनेशन कह रहा है कि जो फील्ड लाइंस होना चाहिए सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अब देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस का अगर हम एक एरिया वेक्टर ले लें तो एरिया वेक्टर तो सर हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। एरिया वेक्टर जो है, ये जो ds का डायरेक्शन है ये तो इधर ही रहेगा ना।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है जी, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए, 0, लेकिन 0 तो बन नहीं रहा है। डिफिनेशन कह रहा है कि फील्ड लाइंस मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर तो नॉर्मल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस पर नॉर्मल नहीं है। तब क्या करेंगे, तब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे। किधर, तो जो उस सरफेस के नॉर्मल होगा, यानी एरिया वेक्टर के तरफ। तब यहां लिखते हैं, इन दिस केस, इन दिस केस we take the component, we take the component of electric field, किधर, along the component of electric field normal to the surface, normal to the surface। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होगा ही होगा ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो चाहे नहीं हो, एरिया वेक्टर तो भैया नॉर्मल ही होगा। लेकिन कंडीशन करे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो पहले उसको नॉर्मल करना होगा। नॉर्मल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कंपोनेंट लेना होगा। तो कौन सा कंपोनेंट, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस होगा। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब एरिया वेक्टर की तरफ, दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। तो भैया अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया वेक्टर के तरफ तोड़ेंगे तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, दैट इज ई कॉस थीटा। सो देयरफॉर द, अब बता दीजिए फ्लक्स, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया, through the small area ds d phi is equal to क्या हो जाएगा जी, अब E इंटू एरिया, तो E कौन, E cos थीटा इंटू एरिया यानी ds, यानी d phi इज इक्वल आ गया E ds cos थीटा। ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, d phi इज इक्वल टू E वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, लिख सकते हैं ना। तो ये तो छोटा एरिया का फ्लक्स निकला, तो टोटल एरिया का फ्लक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, पूरे सरफेस का फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा जी, तो इंटीग्रेट करा देंगे इन द होल एरिया एस, जो भी एरिया, यहाँ तो आर्बिट्ररी एरिया है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए इसका एरिया नहीं पता। अगर यही सर्कल होता तो एस के जगह में क्या लिखते, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर एरिया होता तो एस के जगह में क्या लिखते, साइड का स्क्वायर। स्फेयर होता तो एस के जगह क्या लिखते, 4 पाई। तो वही कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया किसका, ई डी एस कॉस थीटा का। This is the electric flux when the field lines are not normal to the surface। और अगर नॉर्मल है तो cos थीटा 0 यानी E इंटू एरिया, और अगर नॉर्मल है तो सीधा ना E इंटू एरिया। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट ए कैलकुलेशन। फ्लक्स यानी किसी सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसको कैसे निकाला जाएगा। लेकिन फील्ड लाइंस कैसे पास करना चाहिए, तो कह रहा है नॉर्मली। अगर नॉर्मली पास कर रहा है तो जो फ्लक्स है दो बातों पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली और एरिया पर डायरेक्टली। एरिया ज़्यादा बड़ा सरफेस रखेंगे तो ज़्यादा लाइन पास करेगा, छोटा सरफेस रखेंगे तो कम लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो फील्ड लाइन्स भी कम होगा।
ओके। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब हमारा जो सरफेस है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल करने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालिए। कौन सा कंपोनेंट? जो कि उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा यानी कि जो एरिया वेक्टर के तरफ होगा। और जब कंपोनेंट आ जाएगा तो अब फ्लक्स निकाल दीजिए, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यानी EdS cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ जरूरी बात है ना। क्या क्या जरूरी बात भाई? तो नोट करके या फिर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले SI यूनिट, नोट करके ही लिखते हैं। चलिए ना, नोट करके लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि हम लोग फाई कह रहे हैं। तो H फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो फाई का क्या हो गया जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला जान लें भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो H फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायमेंशन है? तो ML T-3A-1 और एरिया के लिए L स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, बता दीजिए। ML3T-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट भी और डायमेंशन भी एग्जाम में पूछता है। अब एक और बात फ्लक्स के बारे में कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। तो हम जान रहे हैं क्या जान रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया? डॉट प्रोडक्ट आया ना। देखिए, और एक और ये पहला दूसरा एक लाइन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे सर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आया? E डॉट DS। डॉट आया, डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट आया ना जी। और हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट गिव्स द रिजल्ट स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है? स्केलर देता है, देयरफॉर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक आध क्वेश्चन करना चाहिए, टॉपिक के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए देखा जाए। ये फ्लक्स का एक NCERT का ये 1.14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.14 सॉल्यूशन है ना। E दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया भाई? 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड? फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड। एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसका एरिया क्या हो जाएगा सर? DS। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 अब बाई 1 मिनट। इस साइड को हम लोग मीटर में कर लें 0.1 मीटर। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया यानी कि DS। ठीक है, एरिया फ्लक्स निकालने बोल रहा है तो कह रहा है
फील्ड का फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स निकाला, अभी तो फ्लक्स पढ़े ना, लेकिन अब फ्लक्स निकालने के लिए हमको E इंटू एरिया के साथ कॉस थीटा, यानी कि हमको देखना होगा कि ये जो स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है। अगर फील्ड लाइन से सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तब तो सीधा सीधा E इंटू एरिया करेंगे, और अगर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो E ds cos थीटा करना। तो किधर है, कह रहा है ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द yz प्लेन, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर प्लेन रखा हुआ है उस स्क्वायर प्लेन का जो प्लेन है yz के पैरेलल है। यानी कि अगर मान लिया जाए ये आपका रूम जिसमें है, अगर रूम के लंबाई को हम x मान लें, चौड़ाई को y मान लें, ऊंचाई को z मान लें, यानी कि जो स्क्वायर है वो कैसे रखा हुआ है yz के पैरेलल। जैसे ये मान लिया जाए ये लंबाई चौड़ाई है, ये आपका yz हुआ बोर्ड, तो फिर yz का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, yz प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा। तो सर एरिया वेक्टर जो होगा ना वो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो yz प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, तो yz प्लेन पर परपेंडिकुलर x एक्सिस, यानी कि ये जो हमारा ds निकला है इस ds का अगर इसको एरिया वेक्टर में दिखाएंगे इसका डायरेक्शन कितना होगा 0.01 i कैप मीटर स्क्वायर। क्यों सर i कैप, क्योंकि ये जो प्लेन है yz के पैरेलल है, yz के पैरेलल होने का मतलब एरिया वेक्टर किधर x में, अरे yz पर परपेंडिकुलर कौन x, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ओके, अब देखिए आपका E भी दिया हुआ है i कैप और ds भी हो गया i कैप, तो फ्लक्स इज इक्वल टू देयरफॉर phi इज इक्वल टू E डॉट ds। E कितना आ गया भाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप डॉट 0.01 i कैप। सॉल्व कीजिए तो i डॉट i 1 यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.01, दैट इज ये आ जाएगा phi इज इक्वल टू 30, ये a नंबर है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर प्लेट। समझ में आ रहा है, या E ds cos थीटा कर दीजिए या E ds cos थीटा, तो फिर थीटा और थीटा I और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 तो फिर E इनटू एरिया ही तो करना होगा। भाई डॉट प्रोडक्ट जानते हैं आप, इसमें बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी का नंबर भी क्या कह रहा है, इसी का नंबर भी क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक इट 60 डिग्री विथ x एक्सिस। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो x एक्सिस रहने ही दिया, लेकिन अब कह रहा है कि अब इस प्लेन को इस तरह से रखा गया कि प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर, यानी कि जो एरिया वेक्टर है x एक्सिस के साथ कितना है, प्लेन का नॉर्मल मतलब क्या, प्लेन पर नॉर्मल का क्या मतलब, एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए बी नंबर देखें, नोट कीजिए इसको, बता दें, आइए बी नंबर, अब बी नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप न्यूटन पर कूलम, और स्क्वायर का साइड वही है, साइड इज इक्वल टू सेम 10 सेंटीमीटर
0.01 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हुआ। लेकिन इस बार सर किधर कैसे रखा, क्योंकि मेन तो यही है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये चेक करना होगा फ्लक्स निकालने से पहले। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक ए 60 डिग्री एंगल विद एक्सिस। यानी इस प्लेन का जो प्लेन का नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, यहाँ पर ये थीटा दे रहा है आपका, थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई में ही बता रहा है, लेकिन जो प्लेन का रहा प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो प्लेन का परपेंडिकुलर यानी प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन, एरिया वेक्टर ही तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। देयरफॉर अब आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा E ds cos थीटा, E आपका 3 × 10⁻³ ds हो गया 0.01 एंड cos 60 कितना भाई, ये आ जाएगा 30 × cos 60 कितना 1/2, यानी कि क्या हो गया phi = 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फ्लक्स निकालने का एक और थ्योरम गॉस ने दिया। ये जो फ्लक्स हम लोगों ने निकाला, ये जो फॉर्मूला है phi = E ds cos थीटा, ये किसी भी तरह का सरफेस, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो क्लोज सरफेस हो, चाहे ओपन सरफेस हो, फ्लक्स निकालने के लिए हमारा E ds cos थीटा जो है यानी E × एरिया किसी भी तरह के सरफेस के लिए लगे। इट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स। लेकिन गॉस ने भी फ्लक्स निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला बताया, लेकिन क्लोज सरफेस का। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस। ओके, बाय।